नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक एग्ज़ाम गुरुकुल चैनल पर। आज हम बैंक ऑफ बड़ौदा एमएसएमई आरएम एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे जो कि 16 मार्च को हुआ था। इस एनालिसिस की रिक्वायरमेंट क्या है आप ये पूछ सकते हैं। बेसिकली 4-5 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुके हैं जहाँ पर इस एग्ज़ाम का एनालिसिस उन्होंने किया हुआ है, लेकिन किसी ने भी सेल्फ गिवन एनालिसिस नहीं किया हुआ है। वो फीडबैक ले रहे हैं दूसरों से और फिर वो उसको एनालाइज करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेरा सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस है। मैंने खुद से ये अटेम्प्ट किया था इस एग्ज़ाम को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्ज़ाम ये 16 मार्च को हुआ था। मॉर्निंग शिफ्ट थी, 7:30 AM से स्टार्ट हुआ था। और इस वीडियो में जो है मैं आपसे इस एग्ज़ाम का तो एनालिसिस करूँगा ही कि कैसा इसका लेवल था, क्या इसमें क्वेश्चंस थे। साथ ही मेरा अप्रोच क्या था इस एग्ज़ाम के लिए, इस मैंने कैसे अप्रोच किया इस एग्ज़ाम को, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और जो कट ऑफ है वो बाकी चैनल्स पे कितना बताया गया है, कैसा बताया गया है और क्या उसके पीछे की रीजनिंग है, वो मैं आपसे इसमें बात करूँगा। तो ये जो एग्ज़ाम था ये बेसिकली 2 पार्ट में एग्ज़ाम था आपका। पहला पार्ट क्यूआरई का था जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर था। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वो 10 मार्क्स हैं। और जो दूसरा पार्ट है प्रोफेशनल नॉलेज, वो 75 मार्क्स, 75 क्वेश्चंस एंड 150 मार्क्स। और क्यूआरई में 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, तो 75 क्वेश्चंस और 75 मार्क्स का ये सेक्शन था आपका। क्यूआरई सेक्शन के जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल कट ऑफ में नहीं ऐड होने थे, लेकिन ये भी है कि ये जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है तो इसमें क्लियर हुए बिना आपका प्रोफेशनल नॉलेज वाला पोर्शन चेक भी नहीं किया जाएगा। तो ये आपको आपको इसमें क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। 10 मार्क्स, आई थिंक 40% जो मार्क्स थे वो मैंडेटरी थे जनरल कैटेगरी के लिए। आई थिंक 35 या 30% कुछ ऐसा ही था वो अदर कैटेगरीज के लिए था। तो जो सबसे पहला जब सेक्शन ओपन हुआ एग्जामिनेशन में, तो वहाँ पे रीजनिंग आया था मेरे सामने। हालांकि आप इसमें क्यूआरई में आप स्विच कर सकते थे, आप कोई भी, आप उसमें तीनों सामने दिख रहा था, आप क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश में कोई भी सेक्शन आप पहले स्टार्ट कर सकते थे। मैंने रीजनिंग से ही स्टार्ट किया था। अब रीजनिंग में मैंने 3-4 चीज़ें मैं प्रिपेयर करके गया था ठीक से। उसमें एक तो अल्फ़ाबेट सीरीज था, उसमें सिलॉक्स मैं ये ठीक से प्रिपेयर करके गया था। उसके अलावा इनइक्वालिटी मैं प्रिपेयर करके गया था। और मशीन इनपुट आउटपुट जो है, ये मशीन इनपुट आउटपुट आउटपुट जो है मैं ये ठीक से प्रिपेयर करके गया था, लेकिन इनपुट आउटपुट आया ही नहीं। आपका जो है इनइक्वालिटी आया ही नहीं। 4 पजल्स दे दी थी उन्होंने, उसमें से 20 क्वेश्चन बन गए और बाकी 2 अल्फ़ाबेट सीरीज से और 3 सिलॉक्स के क्वेश्चन थे। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ वाला तो सिंपल था, आपको पहले अल्फ़ाबेट सारे लिख लेने 26, और फिर उसमें उन्होंने एक वर्ड दिया हुआ था कि उसमें उन वर्ड्स के बीच के में जो लेटर्स हैं उनके बीच में कितना जो गैप है, वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में कितना गैप, मतलब जो गैप है वो कितने उसमें मैच कर रहे थे, वो आपको निकालना था। सिलॉक्स में ओनली ए फ्यू करके सिलॉक्स दिए हुए थे। तो मुझे लगता है कि मेरा एक क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया है, बाकी 2 मेरे ठीक होंगे। पजल्स में मेरे जो है मैंने 2 पजल्स पिक की थी। पहली वाली जो थी, मतलब मेरे पजल करने का जो क्राइटेरिया वही था कि मैं देखता था कि 5-6 लाइन से ज़्यादा बड़ी अगर पजल होगी तो मैं नहीं करता फिर उसको। तो मैंने जो पहली पजल पिक की थी उसमें 7 पीपल थे, और नॉर्थ और साउथ वो एक लीनियर रो में बैठे हुए थे। उसमें से जो नॉर्थ में थे वो इवन नंबर में थे और जो साउथ में थे वो ऑड थे। तो मेरा जो नॉर्थ वाला पोर्शन था उसमें 6 लोग मतलब मेरे नॉर्थ में आ रहे थे और 6 पीपल, और एक जो है वो साउथ में आ रहा था। दूसरा फिर एक रो बेस्ड था, उसमें 2 रोज में आमने सामने थे, वो मैंने किया था। दोनों ही मेरे ठीक हो गए थे। तो मुझे लगता है कि मैंने मतलब 12-13 के आसपास इसमें सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। फिर बाकी मुझे जब मैं क्वेश्चन कर रहा था, टिक कर रहा था, तो फिर मुझे एक ये आइडिया था कि मैं कौन सा ऑप्शन सबसे कम मैंने टिक किया हुआ है। तो फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस में मैंने वही ऑप्शन मैंने सब पे वही टिक कर दिया, क्योंकि अब उसमें पढ़ के और बिना सॉल्व किए आपको कुछ उसमें आप कर नहीं सकते थे। इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आउट ऑफ 25 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो सीधे सीधे इसी के थे। उसके अलावा फिर पैरा जंबल,
मैच द कॉलम और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने किए। पहले मैंने प्रायोरिटी पे पहले मैंने इन्हीं को रखा, और उसके बाद फिर मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया था। तो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो कुछ लिथियम आयन बैटरी वाला कुछ उसमें था दिया हुआ, जेलीफिश से कंपेयर किया था, रोबोटिक्स में उसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो वहाँ से ना 10 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते थे, उसमें से बहुत ईजी था वो 3-4 क्वेश्चन। बाकी थोड़ा सा उसमें आपको इंग्लिश की नॉलेज होना तो ज़्यादा ज़रूरी था। साथ में मैच द कॉलम वो भी थोड़ा इजी लग रहा था मुझे। तो ओवरऑल मैंने इसमें 11-12 मुझे लगता है कि मैंने ठीक किए होंगे। और बाकी फिर मैंने वही सेम अप्रोच रखा कि जो भी मैंने सबसे कम मार्क किया हुआ है जो ऑप्शन, और फिर मैंने बाकी सारे वही सेम ऑप्शन मैंने मार्क कर दिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने 4-5 जो टॉपिक्स थे वो बहुत अच्छे से तैयार किए हुए थे। तो उसमें सिंप्लीफिकेशन था, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वन लाइनर्स जो थे मैं इनको अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, लेकिन सिर्फ 2 आए इसमें से, मिसिंग नंबर और अप्रॉक्सीमेशन वाला। तो ये तो मैंने पूरे 5-5 आए थे, 5-5 किए मैंने। उसके अलावा फिर एक डीआई मैंने देखी थी, वो छोटी सी डीआई थी, उसमें 2 स्कूल का डेटा दिया हुआ था, बॉयज़ एंड गर्ल्स का। एक में एवरेज था पहले स्कूल में और दूसरे में टोटल दिया हुआ था। तो उससे आप बॉयज़ एंड गर्ल का सेपरेट डेटा निकाल लीजिए, और फिर वहाँ से जब उस डीआई को आप सॉल्व करते तो 2-3 क्वेश्चन, 5 तो नहीं, 5 क्वेश्चन थे हालांकि उस डीआई से, 5 तो नहीं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आप इजली आप कर सकते थे उसमें। और उसके बाद फिर जो है बाकी जो क्वेश्चंस थे वो अरिथमेटिक के थे, तो फिर मैंने उसको अप्रोच नहीं किया। बेसिकली ये तीनों ही सेक्शंस में मुझे लगता है कि मैंने 20 से 22 मिनट में मैंने अपना जो मुझे आता था वो मैंने कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने, कि ये क्वालिफाइंग नेचर थे और ये ऐड नहीं होना था, तो फिर मैं बाकी क्वेश्चंस में वो 2-3 मिनट में मैं वो टिक करके आगे बढ़ता चला गया था। तो इसमें भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी मैंने यही किया था। 20-22 मिनट में मैंने आप जो मुझे सॉल्व करना था, जहाँ पे मैं श्योर रहूँ कि हाँ 100% में श्योरिटी है कि सही है, वो मैंने अपना कर लिया। और फिर बाकी बचे हुए 4-5 मिनट के अंदर मैंने बाकी क्वेश्चंस को जो है टिक कर दिया था। तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही 12-13 क्वेश्चंस ठीक किए हुए हैं। अब हम बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में। ये सेक्शन 75 क्वेश्चंस का था और 150 मार्क्स का था। पहले जब नोटिफिकेशन आया हुआ था तब उसमें दिया हुआ था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, बट बाद में जब एडमिट कार्ड आया तो उसमें जो नोटिफिकेशन आया हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया था। तो जो ये सेक्शन था बेसिकली इस बार जो मैंने देखा इसमें जो है डायरेक्टली स्टडी मटेरियल वाला क्वेश्चंस बहुत कम था। मतलब मुझे लगता है कि 75 क्वेश्चंस में थे शायद 10 क्वेश्चन मैक्सिमम, या मे बी हो सकता है कि 15 क्वेश्चन तो मैक्सिमम जो कि डायरेक्टली आए हुए थे। अदरवाइज फिर वो इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन थे कि अगर आपने रेशियो एनालिसिस पढ़ा है तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, आपने वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ा हुआ है, एनालिसिस का, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस का, तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। तो इंटरप्रिटेशन वाले जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो फिर वो क्वेश्चंस को टफ बना देते हैं, क्योंकि वहाँ पर 2-3 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो लगता है कि फिर ये भी हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, फिर वो क्वेश्चंस को टफ बना देते हैं। जहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं फिर वहाँ पे आपको पता होता है कि, या ये जैसे बजट का एक आया था कि एमएसएमई में जो नई कैलकुलेशन है वो क्या है, उसमें कितना इन्हेंस किया है, तो 2.5 टाइम्स एंड 2 टाइम्स था। तो वो डायरेक्टली है, अब वो आप बता ले जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। जैसे सीआरए का एक क्वेश्चन था कि सीआरए को कौन रेगुलेट करता है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन था, बट ऐसे क्वेश्चंस कम थे, 10 आई थिंक मैक्सिमम या 15 मैक्सिमम होंगे, इससे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे। तो ये जो सेक्शन था ये थोड़ा सा मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर था, बट हाँ बहुत टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसमें बिल्कुल होनी चाहिए थी। और जो एक चीज़ और है कि इस एग्ज़ाम का जो बेसिक क्राइटेरिया था जब ये नोटिफिकेशन में आया था कि वहाँ पर वही लोग इसको फिल कर सकते हैं जिनका 8 इयर्स का एक्सपीरियंस हो या फिर 6 ईयर प्लस एमबीए हो। तो अगर आपने 8 साल काम कर लिया है बैंक में या 6 साल काम कर लिया है बैंक में, तो फिर मोर और लेस आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है।
पहले 2-3 साल में शायद नहीं समझ में आता है स्टूडेंट्स मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं कि किसी भी सर्कुलर का या किसी भी जो बैंकिंग लॉज होते हैं उनका क्या इम्प्लीकेशन होगा। लेकिन 5-6 साल के बाद 7 साल के बाद फिर वो आप उसको इंटरप्रेट करने लग जाते हैं कि अच्छा इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा निकल के आएगा। तो बेसिकली इस एग्ज़ाम में वही रिक्वायर्ड था और उसी टाइप का एग्ज़ाम भी था, तो इसीलिए ये थोड़ा सा मॉडरेट से टफ लेवल का एग्ज़ाम था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे याद थे, मैंने उनको नोट डाउन किया है यहाँ पे। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है कमेंट्स में आपको जो क्वेश्चंस याद हों प्रोफेशनल नॉलेज के, वो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर से मेंशन करिएगा, सो दैट कि उस पर फर्दर कोई अगर इंटरप्रिटेशन निकल के आता है तो मैं उसको वहीं पे रिप्लाई करूँगा या और कुछ उसमें वहाँ पे बताऊँगा मैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली लग रहे हैं, जैसे रेड ओशन स्ट्रेटजी है, या जैसे और भी कई सारे हैं उसमें माइक्रो एंटरप्राइज, ये जो बजट वाले क्वेश्चन है वो डायरेक्टली थे कि माइक्रो एंटरप्राइज के लिए कितना क्रेडिट कार्ड का लिमिट दिया गया या सीजीटीएमएससी का जो है लिमिट कितना इन्हांस किया गया है। ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन थे, बट सारे नहीं थे, बहुत सारे, बहुत मतलब 10-15 के अलावा बाकी सब जो मुझे लगे वो इंटरप्रेट करने वाले थे। तो इससे थोड़ा सा जो है टफ हो जाता है इसमें आपका जो है एग्ज़ाम जो है। तो मैंने बाकी जो यूट्यूब पे जो वीडियोस थे वो मैंने देखे, उसमें ये समझ में आ रहा था कि 30 से लेके और 35 क्वेश्चंस तक का कट ऑफ होगा। लास्ट ईयर जो है जो कट ऑफ गया था वो 45 मार्क्स का गया था, यानी 22.5 मार्क्स का जो है 22.5 क्वेश्चंस करेक्टली अगर होते किसी के तो उसका मतलब उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है। लेकिन थिंग इज़ कि उस समय नेगेटिव मार्किंग थी और ऑब्वियसली क्वेश्चन थोड़ा सा उस समय उस बार का क्वेश्चंस थोड़ा से डायरेक्ट थे, थोड़े ज़्यादा इजी थे। वो एब्रीविएशन में से भी उन्होंने पूछा हुआ था, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हुए थे, बट इस बार डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। लेकिन प्रिपरेशन आप ये समझते होंगे कि एग्ज़ाम का जो लेवल वो हर साल बढ़ते चला जाता है, हर साल बढ़ता चला जाता है वो। तो इस बार चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन ऑब्वियसली उन्होंने पिछली बार से काफ़ी कुछ देखा होगा, समझा होगा। तो जो मुझे लगता है कि पेपर तो टफ था लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस में भी जहाँ पे आपको 2 या 3 ऑप्शंस में पता है कि कोई एक सही होगा, बाकी 5 में से 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन आपको साफ-साफ दिखते हैं कि ये गलत है। अब इस 2 या 3 ऑप्शन में से सही होने हैं तो फिर वहाँ पर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपने 10 में से शायद 3 या 2 या 4 आप सही कर लें। तो जो मुझे लगता है वो यही है कि ओवरऑल 35 क्वेश्चंस के आसपास की कट ऑफ बनेगी इसमें। 70 मार्क्स जो है बेयर मिनिमम होंगे, तो फिर आपको 70 मार्क्स तक आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल सर्टेनली आ जाएगी। तो एग्ज़ाम कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर नहीं है, अगर आपने उस सेक्टर में उस फील्ड में काम नहीं किया है तो थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाएगा इसमें। कई जगह पे मैं कई पार्टिसिपेंट से मैं बात कर रहा था, कई एप्लीकेंट से, कि ये जो रीजनिंग वाला सेक्शन था वो थोड़ा टफ था। तो वहाँ से भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि ये जो पिछली बार इन्होंने 10 क्वेश्चन का इन्होंने बेसिक वो रखा हुआ था 10 मार्क्स का, उसको उन्होंने 7.5 मार्क्स कर दिया। तो अगर ऐसा रहा तो शायद मुझे लगता है कि अगर टफ ज़्यादा रहेगा तो शायद 10 मार्क्स ना करके वो 8 मार्क्स या 7.5 मार्क्स लास्ट टाइम जैसा वो कर सकते हैं रीजनिंग में। लेकिन क्वांट और इंग्लिश तो मुझे लगता है कि वो फिर उतना ही रहेगा, वो शायद कम ना करें। तो यही था एग्ज़ाम एनालिसिस फ्रेंड्स। आप लोग का क्या व्यू है इस पर, आप लोग क्या सोचते हैं, आपका क्या टेक अवे था इस एग्ज़ाम से, प्लीज़ आप एक बार कमेंट में दीजिएगा। और फर्दर फिर हम लोग फोकस करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन पे। आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, आप कुछ पूछना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, प्लीज़ इंटरव्यू के बारे में तो एक बार कमेंट में बताइएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।